वेलकम टू FWP। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में और कूलम्ब्स लॉ के बाद हम रिलेटिव परमिटिविटी को स्टडी करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कूलम्ब्स लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ ये हमें बताता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं और दोनों में जो पोलैरिटी है वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, तो अगर वो किसी डिस्टेंस r से सेपरेटेड है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? तो उन दोनों चार्जेस के ऊपर क्या लगेंगी? एक फोर्स लगेगी और वो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो प्रोपोर्शनल होगी ये दो चार्जेस के प्रोडक्ट से, और साथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। मींस जितने ज़्यादा ये चार्जेस होंगे, जितने ज़्यादा मैग्नीट्यूड के चार्जेस होंगे, उतने ही ज़्यादा इनके ऊपर फोर्स क्या होगी, जो फोर्स की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी। और अगर ये जो दो चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल एक Q1 है एक Q2 है, और अगर ये दोनों में जो सेपरेशन है वो जितनी ज़्यादा होगी, फोर्स की वैल्यू उतनी कम होगी। तो कूलम्ब्स ने हमें ये लॉ दिया था। और फिर अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो हमारे पास जो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, उस कांस्टेंट को हमने लगाया और उसकी वैल्यू हमने दी के। ओके, तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आ गया अब। अच्छा, तो ये जो के होता है, ये इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट होती है इसकी वैल्यू। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का यहाँ पे ये मतलब होता है कि कोई भी मीडियम है जहाँ पे चार्जेस हैं, तो चार्जेस को कितनी परमिशन दे रहा है वो मीडियम ट्रैवल करने के लिए, उनके ऊपर कुछ भी इफेक्ट आने के लिए, उसको हम परमिटिविटी से रिलेट कर सकते हैं। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एयर के लिए जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी। एंड अगर हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 को डिवाइड कर ये सब कैलकुलेट करें तो हमारी फाइनल वैल्यू के की आती है 9 इंटू 10⁻9। तो हम इससे डील करेंगे न्यूमेरिकल्स में, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे 9 इंटू 10⁻9। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ ने सिर्फ हमें एक ये फॉर्मूला दिया, ठीक है। और इस फॉर्मूले के साथ साथ हमें क्या बताया कि भाई जो आपके पास फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस बिटवीन देम। अब हम बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की। परमिटिविटी जैसे मैंने आपको बताया कि ये किसी मीडियम की होती है परमिटिविटी, जो कि चार्जेस की मूवमेंट को परमिट करती है। जितनी ज़्यादा परमिटिविटी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, वो चार्जेस को जो फ्रीडम मिलेगी मूव करने की, है ना, ये आप कह सकते हो। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो क्या होती है? ये कंसेप्ट आया कैसे? अगर तो हम सिर्फ और सिर्फ एयर में चार्जेस को मूव करवा रहे हैं, चार्जेस में फोर्स देख रहे हैं कितनी है, तो क्या होता है? तो हम डायरेक्टली ई नॉट की वैल्यू यूज़ करते हैं। बट अगर हमें ये देखना होता है कि चार्जेस जो हैं वो किसी और मीडियम में कितना ज़्यादा क्या कहते हैं उनके ऊपर अब फोर्स लग रही है, या फिर क्या इफ़ेक्ट वो हम देख सकते हैं दूसरे मीडियम्स में, तो उसके लिए हम रिलेटिव परमिटिविटी का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी इज़ जस्ट अ रेशियो ऑफ ई एम अपॉन ई नोट। यहाँ पे ई एम क्या है? ई एम मतलब कि जिस मीडियम में हमने कोई एक्सपेरिमेंट करना है उसकी रिलेटिव उसकी परमिटिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक मीडियम ले ले वाटर। वाटर के अंदर अगर हमें चेक करना है कि जो चार्जेस हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसी उनकी मोशन होती है, क्या मूवमेंट होती है, क्या उनके ऊपर इफ़ेक्ट होता है, तो तो ई एम निकालने के लिए, ई ऑफ वाटर यानी परमिटिविटी ऑफ वाटर निकालने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? रिलेटिव परमिटिविटी का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। हमें बस ये रिलेटिव परमिटिविटी पता होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस कितनी है, और ई नोट की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम इजीली ई ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ई आर इज इक्वल टू ई एम अपॉन ई नोट, ये आपको याद रखना है। वेयर ई आर इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस एंड ई एम इज़ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे किसकी? फोर्स की, एफ नोट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम बात करते हैं कि उस मीडियम में कितनी फोर्स लग रही होगी। ठीक है, उस मीडियम में कितनी फोर्स लग रही होगी वो उसके बारे में स्टडी करते हैं थोड़ा सा।
अगर हम सिर्फ और सिर्फ एयर की बात करें तो एयर में जो लगने वाली फोर्स है वो दो चार्जेस के ऊपर वो कितनी होगी, वो होगी 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, ये तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ही है। ओके, अगर हम किसी मीडियम में फोर्स चेक करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सिमिलरली 1/4πε0m Q1 Q2/r²। बट वी डोंट नो अबाउट EM एंड वी नो अबाउट E0 एंड ER, है ना। सो EM की जगह हम क्या रख देंगे, E0 और ER। कैसे, इस फॉर्मूले से रख देंगे। और Q1 Q2 डिवाइड बाई r² तो पहले से पढ़ा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ER है इसको हम सेपरेट करते हैं और 1/4πε0 Q1 Q2/r² को अलग करते हैं। तो जब हमने इनको अलग किया तो ये जो 1/4πε0 Q1 Q2/r² है, इसको तो अभी अभी हमने क्या बोला है, F0 बोला है। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, F0 रख देंगे। और आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 1/ε0 इंटू F0। तो FM किसके इक्वल हो गया, FM इक्वल हो गया किसके, 1/ε0 इंटू F0। यहाँ से एक बात तो क्लियर होती है कि जो F0 है यानी कि फोर्स जो लग रही है दो चार्जेस के ऊपर एयर में, वो सबसे लार्जेस्ट है रेदर देन कि फोर्स किसी दो मीडियम्स के बीच, किसी भी मीडियम के अंदर दो चार्जेस के बीच में लग रही है। तो ऑलवेज जो फोर्स किसी मीडियम के अंदर दो चार्जेस के ऊपर लगेगी वो हमेशा कम रहेगी फोर्स जो चार्ज लग रही है किसके ऊपर, F0 के ऊपर। यहाँ पे F0 आना था, यहाँ पे F0 जो एयर में लग रही है फोर्स। ठीक है, तो एक तो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम देखते हैं किसके बारे में, इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अच्छा, या अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, मान लो कि सेम पोलैरिटी के हैं या डिफरेंट पोलैरिटी के हैं, और अगर वो दो डिस्टेंस, मतलब एक डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं वो, तो बीच में अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें उनके, तो उससे उनकी फोर्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में देखते हैं। अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं और दोनों की जो पोलैरिटी है वो मान लो डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल एक की पोलैरिटी है हमारे पास +Q1 और एक की पोलैरिटी हमारे पास -Q1। ठीक है, -Q है एक में +Q है, यानी कि दोनों में पोलैरिटी अलग अलग है। तो इसका मतलब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, है ना। अब अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब ना होता तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती। अब अगर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया है इसके अंदर, तो उससे इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलराइज हो जाएंगे, उनके डाइपोल्स अलाइन हो जाएंगे इनकी तरफ। जैसे जो -Q का चार्ज है उसकी तरफ प्लस वाले जो पोल्स हैं, प्लस वाले एंड्स हैं, वो सारे के सारे इस तरफ हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे सारे, यानी किसकी तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ। एंड अगर हम बात करें सारे के सारे जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो सारे के सारे ये लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये पोलराइज हो जाएगा। तो ये जो -Q है इसको ये इसकी जो फोर्स है वो और इंक्रीज़ हो जाएगी और इधर को भागने की टेंडेंसी करेगा। सिमिलरली जो Q1 है ये भी, इसकी भी फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगी, ये और इधर को भागने की टेंडेंसी करेगा। तो अल्टीमेटली इनके अंदर जो पहले अट्रैक्टिव फोर्स लग रही थी, अब जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद अगर हम फोर्स चेक करेंगे दोनों के बीच में नेट फोर्स, तो वो ऑब्वियसली इंक्रीज़ ही होगी। तो ऑब्वियसली वो क्या होगी, इंक्रीज़ ही होगी। ठीक है, तो अगर दो अपोजिट चार्जेस हैं तो उनके बीच में अगर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया तो नेट इंटरेक्शन जो होगी उनके बीच में, नेट फोर्स वो इंक्रीज़ होगी। अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं और दोनों की पोलैरिटी सेम है, जैसे ये +Q है ये भी +Q है, अब ऑब्वियसली अगर ये +Q है तो इनके अंदर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगने वाली है इस तरफ, इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगने वाली है इस तरफ, जब तक हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंटर नहीं किया तब तक, है ना। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, जैसे हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया, तो क्या होगा, तो ये जो प्लस वाला Q है
ये पोलराइज करेगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब को और चार्जेस अपनी तरफ ले आएगा। सिमिलरली जो ये दूसरा वाला क्यू है प्लस क्यू, ये भी पोलराइज करेगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब को और ये क्या कर लेगा, ये यहाँ पे चार्जेस अलाइन कर लेगा, जिसकी वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स क्यू के प्लस क्यू के ऊपर इस तरफ को लगेगी और प्लस जो ये वाला प्लस क्यू है इसकी फोर्स इस तरफ लगेगी। तो ऑब्वियसली अब आप खुद देखिए कि जो इनके अंदर फोर्स ऑफ रिपल्शन, ओरिजिनली जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही थी, अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद इनमें जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब एक ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है ये इनमें से माइनस करनी पड़ेगी, है ना। तो जो इनके अंदर जो नेट रिपल्सिव फोर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, वो डिक्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अच्छा, अब हम ज़रा कंक्लूजन देख लेते हैं पूरी की पूरी इस डिस्कशन का। कूलम्स लॉ देखा हमने, कूलम्स लॉ में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, F इजकल टू K(Q1Q2) डिवाइड बाई R स्क्वायर। परमिटिविटी पढ़ी हमने, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन एयर इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻12। अगर हम किसी और मीडियम में परमिटिविटी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम रिलेटिव परमिटिविटी का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें कि किसी और मीडियम में कितनी फोर्स लगती है, तो वो हमेशा ही कम लगती है। किससे कम लगती है? फोर्स जो लग रही है दो चार्जेस के बीच में एयर में। ठीक है, और लास्ट हमने ये डिस्कस किया कि जो फोर्स होती है, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया जाए किसी दो चार्जेस के बीच में जो कि सेपरेटेड है किसी डिस्टेंस पे, तो अगर तो अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज होंगे तो उसमें नेट इंट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी। अगर सेम पोलैरिटी के चार्ज होंगे तो नेट इंट्रैक्शन क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई वर्क देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।